जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बारे में हम इनके सभी जितने भी अंग होते हैं, इन सभी के अंग के बारे में, इनका स्ट्रक्चर और जो इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक अर्थात प्रो अर्थात होता है प्रारंभिक और कैरियोटिक अर्थात केंद्रक, अर्थात ऐसा जीव जिसका केंद्रक होता है या जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके केंद्रक प्राचीन होते हैं। क्या होते हैं? प्राचीन या प्रारंभिक केंद्रक होते हैं, जिनमें केंद्रक में मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है। जो डीएनए इनमें जो भी रहेगा, सर्कुलर प्रकार का जो डीएनए रहेगा, गोली डीएनए रहता है, वो ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। किसी भी केंद्रक झिल्ली में वो प्रेजेंट ना होने के कारण इसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। अब अगर बात की जाए तो इनमें जो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन होता है, जो अपन बोल सकते हैं अपन इसको बोल सकते हैं ना कि अलैंगिक जनन है, एंडोस्पोर के माध्यम से, बाइनरी फिजन के माध्यम से, है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनमें जो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, साथ में जो इसमें 70 एस प्रकार का समेत वर्ग यूनिट पाई जाती है। 70 एस प्रकार का जो स्पेशली राइबोसोम है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। अगर सामान्यतः एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल होगा, जिसमें हमने अभी बात की थी, जो गोली प्रकार का डीएनए तो पाया जाता है लेकिन वो किसी केंद्रक झिल्ली में या केंद्रक में अनुपस्थित होता है, इस वजह से इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इसमें मिसोसोम पाया जाता है जो ऑक्सीजन श्वसन के रूप में जिम्मेदार होते हैं। ये वही कार्य करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है ना, उसी का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है ये, लेकिन ये भित्ति बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्लाज्मिड डीएनए होता है, जैसे हमने बताया कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। जब प्लाज्मिड और जब डीएनए पुनः एक रूप में जब जुड़ेंगे तो उसे एपिसोम कहेंगे। सीलिया, फ्लैजिला, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इस प्रकार की इनमें संरचना रहेंगी। 70 इस प्रकार का इसमें डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका की। जी हाँ, यूकैरियोटिक अर्थात ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुव्यवस्थित प्रकार का होता है, वेल डेवलप ऑर्गन जहां केंद्रक होता हो उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तथा ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इनमें अगर देखा जाए तो 80 इस प्रकार का जो राइबोसोम पाया जाता है ना, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन से तात्पर्य है जब क्रोमेटिन के धागे प्रोटीन के साथ जब डीएनए प्रोटीन को लपेटे हुए रहते तो उसे बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सब चीजें रहती हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए तो इसमें जो कोशिकांग रहते हैं सभी सुविकसित प्रकार के और सभी के अपने अलग अलग कार्य या कार्य विभाजन होता है। इस प्रकार की जो कोशिका रहती है वो होंगी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका से पढ़ने से पहले हमें एक सिद्धांत देखना चाहिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्लीडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत दोस्तों क्या होता है? ये 1838 के समय स्लीडेन और स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो सभी कोशिकाएं होती है ना, सभी कोशिकाएं क्या है, जीवों का निर्माण करती है। जो सभी जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते, ठीक है। और ये जीवों की सबसे संरचनात्मक और मूलभूत और कार्यात्मक इकाई होती है। लेकिन ये सिद्धांत ये बताने में असमर्थ रहा कि जीवों का जन्म किससे होता है। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस की अवधारणा को मानते थे, लेकिन ये बताने में असमर्थ रह गए कि जीवों का जन्म किससे हुआ है। इसके बाद में रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया ई सेल्यूला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, देखिए लिखा भी है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, अर्थात जो जीव है जिसकी जो कोशिका है वो अपने ही प्राचीन कोशिकाओं से मिलकर बनी रहेगी, उसे बोलेंगे ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी होंगी, रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले
सेल की खोज की गई थी। उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें माइक्रोग्राफिया में सेल को उन्होंने बोला गया था सेलुला। तो सेलुला का मतलब होता है सेल। तो ओमनी सेलुला, ओमनी मतलब प्राचीन सेल से ही आधुनिक सेल का निर्माण होता है, ये बताया गया था स्लीडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत। अब अगर हम बात की जाए कि कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग या कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं, तो हम अगर छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर से देखें तो एक वेल डेवलप्ड यूकेरियोटिक सेल है। अब जो यूकेरियोटिक सेल में देखें तो बहुत सारे जो ऑर्गन है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो दो प्रकार से मिलकर बनी होंगी। एक होंगी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एक होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोल देंगे खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसके अलावा माइंट्रोकार्डिया की बात करेंगे, है ना। और इसके अलावा हम न्यूक्लियस, सीलिया, फ्लैजिला, इसके अलावा माइक्रोट्यूबल, राइबोसोम, राइबोसोम भी हम देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, 70S और 80S। 80S राइबोसोम जो रहेगा वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन 70S राइबोसोम सिर्फ माइटोकांड्रिया में ही पाया जाएगा। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी काय कहते हैं, ये सब लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, इसके अलावा जो एक मूलभूत संरचना रहती है सेंट्रियोल, जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू होते हैं। सबसे पहले हम अगर बात की तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो कोशिका को एक कड़ा आवरण प्रदान करती है। अनेक अनेक जीवों में अनेक अनेक प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है। जैसे हम बोले प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर देखी जाए तो पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल पाई जाती है। कहीं ना कहीं पेप्टिडोग्लाइकेन पादप कोशिकाओं की जो सेल्यूलोज से बनी होती है उससे संरचना में कहीं ना कहीं समान होती है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म से वो अलग होती है। हमें इस बात का याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और पादप सेल रहती है, दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बस जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब अगर बात की जाए, अगर प्लांट है तो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनेगी, फंजाई है तो काइटिन की सेल वॉल बनेगी, बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनेगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सेल है, इसमें मिडल लेमिला, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल। इसी प्रकार से कार्य देखें तो ये निश्चित आकार उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है, यांत्रिक तनाव झटकों से भी सहायता प्रदान करती है ना। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति के बाद में दूसरा स्ट्रक्चर आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जी हाँ, कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कोशिका झिल्ली को सी क्रेमर तथा नागेली, ये देखिए ब्लू हरे कलर में ये दिखा है, सी क्रेमर तथा नागेली ने कोशिका कला तथा प्लोव ने इसे जीव द्रव्य कला सबसे पहली बार बताया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या होती है, जितने भी ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर उसे एक निश्चित आकार प्रदान करती है तथा यह एक चौकीदार के रूप में भूमिका निभाती है कि कौन से अणु को अंदर आना है, कौन से अणु को बाहर जाना है। इसके लिए एक द्वारपाल के रूप में भूमिका निभाएगी। यांत्रिक सहारे ये सब आपने पढ़े ही होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें जो सीलिया, फ्लैजिला, जो माइक्रोविलाई है, इनके निर्माण में भी ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका। एक फैक्ट और आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल रहती है वो कहीं ना कहीं आपके मिसोसोम को बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो मिसोसोम का निर्माण अगर कहीं होगा तो वो होगा सेल मेम्ब्रेन में। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं से मिलकर बनी होती है, तो इसके लिए भी अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। लेकिन अगर सामान्यतः अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में अपन अच्छे से जानेंगे दोस्तों। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है कि सेल वॉल के जो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल है वो किस वैज्ञानिक ने कौन सा दिया। तो रॉबर्टसन के द्वारा सबसे पहले इकाई झिल्ली अवधारणा दी। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रिपल लेयर होती है।
क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर होती है, इसके अलावा इन्होंने ज्यादा कुछ संरचना नहीं बताई। ये सबसे पहले दिया गया मॉडल था। धीरे धीरे इसके बाद में एक मॉडल आया है डेनियल और डेवसन का, एक मॉडल आया उसके बाद में डेनियल और डेवसन, जिसे बायोमोलिकुलर मॉडल या सैंडविच मॉडल बताया गया। मैंने अपने बच्चों को इस प्रकार से एक ट्रिक बताई थी कि जो डेनी है वो देव है, उसके साथ में सैंडविच खाने गया है ना, इससे आपको याद रह जाएगा, डेनी देव को सैंडविच खिलाने गया। तो इस प्रकार से मैंने इसको बताया है। सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेनियल और डेवसन। अब इसमें होता क्या है, सैंडविच में आपने सभी में देखा होगा कि जो दो ब्रेड की संरचना रहेगी, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों ब्रेड बीच में किसी वेजिटेबल से घिरे रहते हैं, छोले जो टिकिया रहती है उससे घिरे रहते हैं, इसी प्रकार की। तो हमें ये देखना है कि ऊपर वाली लेयर और अंतिम वाली लेयर प्रोटीन से मिलकर बनेगी और बीच वाली लेयर है वो लिपिड का कार्य करेगी। इस प्रकार से हमारा होगा सैंडविच मॉडल। अब हम बात करें, एक मॉडल आता है सिंगर और निकलसन का मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न यही से पूछा जाता है कि सिंगर और निकलसन के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र में जो जल भरा रहता है, खारा जो जल है, उसको हम लिपिड की एक मैट्रिक्स या फ्लूइड मान सकते हैं। उसे उस फ्लूइड को हम मान ले लिपिड, और उसमें जब हिमखंड जो तैरते हुए जो संरचना रहती है, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े, उस प्रकार की संरचना को हम मान ले प्रोटीन। देखिए दोस्तों, ये लिपिड की जो परतें हैं उसमें कहीं कहीं की जगह प्रोटीन की संरचना आपको दिख रही होंगी। इसमें उल्टा था, प्रोटीन ऊपर और नीचे और बीच में लिपिड था। इसमें लिपिड की ये फ्लूइड है और कहीं कहीं की जगह प्रोटीन के कण होंगे, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी युक्त होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर फास्फोलिपिड की बात करें तो ये इसका मुख्य अंग होगा, ठीक है। सैंडविच में ये कम था, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये क्या करेगा, चयनात्मक पारगम्यता, आने और जाने में किस चीज को रोकना है, किस चीज को जाने की अनुमति देना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं जो बाहरी झिल्ली की परतों से प्रोटीन से जुड़ा रहता है। ये क्या कार्य करेगा, ये सेल रिकॉग्निशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक आएगा कोलेस्ट्रॉल, ये फास्फोलिपिड से क्या है, जोड़ता है। ये क्या करेगा, तरलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रोटीन क्या होगा, ये प्रोटीन क्या है, ये फास्फोलिपिड परतों के अंदर पाए जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, ये दिख रहे होंगे चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, अणुओं के संचलन की अनुमति प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम बात करें, एक बात आती है केंद्रक, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जी हाँ, केंद्रक या न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट या सेल का सेंट्रल पॉइंट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। इसके माध्यम से पूरी सेल नियंत्रित होती है ना। मॉनिटर यही करता है। अगर सेल का जो न्यूक्लियस है अगर निकाल लिया जाए तो सेल समाप्त हो जाती है ना। सबसे महत्वपूर्ण भाग या मस्तिष्क, हम इसे बोल सकते हैं कि सेल का मस्तिष्क कौन है, तो वो होगा हमारा केंद्रक। सबसे पहले अगर हमने बात करें तो इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। अगर आपसे सेल की खोज की बात पूछी जाए तो रॉबर्ट कोच के द्वारा सबसे पहले सेल की खोज की गई। सेल कोच दो अक्षर के नाम है, कंफ्यूज ना होना है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की है केंद्रक या न्यूक्लियस की। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। दोस्तों, अगर बात की जाए न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ पाया जाता है, जो क्रोमेटिन के धागे के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो एक न्यूक्लियोलस, जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका, ये केंद्रिका ही पाई जाती है जहां राइबोसोम का निर्माण होता है। ये जंतु विशेष में 1, 2, 3, 4 इनकी संख्या है। जंतु के पोषण ये उसके आधार पर निर्भर करती है। अब बात की जाए दोस्तों, तो ये क्रोमोसोम जो आप पढ़ते हो तो ये यहीं पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम का एक
संरचना आप देख सकते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इसे हम बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके दोनों, तो ये यहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता, तो भाई आपको बता रहा हूं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ये देखिए रेखिक प्रकार का डीएनए पाया जाता है, धागे नुमा संरचना, तो ये रेखिक प्रकार का डीएनए कहाँ पाया जाएगा, ये रेखिक प्रकार का डीएनए यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब अगर बात की जाए केंद्रिका की खोज, तो फोंटेना नामक वैज्ञानिक के द्वारा केंद्रिका की खोज की गई थी। देखिए दोस्तों, एक और बात आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से सेल में जो द्रव्य भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी प्रकार जीव में भी कोई सा द्रव्य भरा होगा उसे जीव द्रव्य बोलेंगे। इसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी कोई सा द्रव्य भरा होगा तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो केंद्रक द्रव्य भी होता है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, पारदर्शी कोलाइडी अर्ध तरल रूप से होता है, जो मैट्रिक्स को केंद्रक के द्रव्य कहते हैं। ये ठीक है, इसमें ही क्रोमेटिन धागे होते हैं। अब अगर बात की जाए केंद्रक, तो केंद्रक में ही डीएनए आरएनए, तो आरएनए तो यहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आरएनए कोशिका द्रव्य में भी जा सकता है। आपने पढ़ा होगा आरएनए 3 प्रकार के होंगे, मैसेंजर आरएनए, जो एक ट्रांसफर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो रहता है वो हमेशा राइबोसोम का निर्माण करेगा, मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजने का कार्य करेगा, है ना। डीएनए से आरएनए आपने पढ़ा होगा, एमआरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा तो ट्रांसलेशन, इस प्रकार से आपने सब पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा मॉडल, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जीव द्रव्य की बात में, तो कुछ फैक्ट होते हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए। जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले डुजार्डिन के द्वारा की गई थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था सारकोड। अगर हम बात करें पुरकिंजे, इन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। सबसे ज्यादा पटवारी में प्रश्न यही पूछा गया है कि पुरकिंजे क्या नाम दिया, तो प्रोटोप्लाज्म दिया। एक होगा, अगर हम बात करें, मैक्स शुल्ज ने सबसे पहले जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया, और हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा, इस जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा है। हाँ, हमने जैसे न्यूक्लियस पढ़ा था, उनमें हमने ये चीजें पढ़ी थी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो भी 4 प्रकार के रहेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक, इस प्रकार की रहेंगी। डीएनए आरएनए जो आप देखते होंगे, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, जिसे हम बोलते हैं कि साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड में, तो ये सब यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, केंद्रक में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ये किस प्रकार की होगी, तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, पूरे सेल में उपस्थित होती है, और अब इसी वजह से इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। अगर जहां राइबोसोम के कण चिपके रहेंगे तो उसे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जहां एब्सेंट रहेंगे राइबोसोम के कण उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलेंगे। अब बात यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका किस चीज का प्रोड्यूस करती है, तो दोस्तों खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका हमेशा प्रोटीन का निर्माण करती है, और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपिड का निर्माण करती है। कार्य की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब विष हरण का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, विष हरण का कार्य करती है। प्रोटीन के संश्लेषण का एक स्थल होती है ये, है ना, राइबोसोम के कण इससे जुड़ते हैं तो यही तो प्रोटीन बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये सिस्टर्नी जो ट्यूब लायक संरचना रहेगी, है ना, थैलियों के रूप में, एक थैलिया रहेंगी, वेसिकल जिसे अंडाकार, और एक नलिका जिसे ट्यूबुल बोलेंगे, एक केंद्रक के पास में रहती, इस प्रकार की जो संरचना रहती है वो रहेंगी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की, तो ये भी आपको याद रखना है, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। अब हम बात करें लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कोशिका का मित्र भी होता है, सफाई कर्मी भी होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे कार्य भी करता है, लेकिन
गुस्सालु प्रकृति होने के कारण कहीं ना कहीं ये आत्मघाती थैला या सब चीजों का नुकसान कर देता। बोलते ना गुस्सा व्यक्ति के लिए खराब होता है, तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया बिगड़ जाने की वजह से ये कभी कभी अपने ही समकक्ष जो अपने ही ऑर्गन रहते हैं उनको पचा जाता है। क्यों पचा जाता है? क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये पचा जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो खोज सबसे पहले डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की थी। ये क्या कार्य करता है? कोशिका के जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मरी हुई सेल है, उनको क्या है समाप्त कर देता है, अपघटित करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, किससे होता है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका निर्माण हमारा गोल्जी बॉडी करता है। क्या कौन करता है? गोल्जी बॉडी के माध्यम से इसका निर्माण होता है। और अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि कोई से जीवाणु अगर हमारी प्राइमरी जो लेयर है उसे चीर कर अंदर चले गए तो लाइसोसोम क्या करता है? भक्षाणु के रूप में भी कार्य करता है, ये उनको समाप्त कर देता है। इस प्रकार से हम निरोगी रहते हैं, है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो स्पर्म में रहता है, जब क्लीवेज जब ये जो निषेचन की क्रिया के बाद जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो शुक्राणु अंडाणु को जो भेदता है तो उसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है। इसी एंजाइम की वजह से वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। तो ये सब चीजें लाइसोसोम में पाई जाती है। अगर बात की जाए गोल्जी काई, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बड़ी, है ना, केमिलियो गोल्जी के नाम पर ये नाम रखा गया था 1998 में। क्या होता है? ये ट्यूब के आकार की मुड़ी हुई संरचना रहती है, आपने देखा होगा ना। ये कभी अगर आपके पास में पानी का ट्यूब है, अगर उसे मोड़ दो तो इस प्रकार की संरचना दिखेंगी। ये भी सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वैक्यूल के रूप में रहती है। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है उसके बाद में इसे ट्रांसफर करना है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन जो कन्वर्ट होना है, ये सब यही होता है ना। तो अगर देखा जाए तो गोल्जी काई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन एंजाइम का सांद्रण, रूपांतरण व संग्रहण यही होता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है, अभी हमने लाइसोसोम में पढ़ा था। तो कौन निर्माण करता है? गोल्जी काई करता है। स्त्राव क्रियाओं से संबंधित कार्य कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। साथ में ही जो कोशिका भित्ति रहती है उसमें हेमिसेल्यूलोज का निर्माण अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। आगे बढ़ते हैं। सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं कहीं से सूत्रकणिका भी बोलते हैं, है ना। ये सूत्रकणिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर देखा जाए तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ना। बाहर की लेयर आउटर लेयर, अंदर की लेयर इंटरनल लेयर। ये क्या कार्य करता है? ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसका ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीज, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों आपको ये हरे कलर के दाने आकार की जो ग्रेन्यूल संरचना दिख रही वो होंगी हमारे राइबोसोम के कण। इसमें इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैं यही बोला हूं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए गए थे, हमने जो पढ़ा है इसी प्रकार के आरएनए जो राइबोसोम है वो भी यहीं पाए जाएंगे, है ना। ये यूकेरियोटिक कोशिका में बात कर रहा हूं दोस्तों में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रिस्टी पाई जाती। क्रिस्टी जो खांचे ना आकार की जो संरचना आपको दिख रही है इसे हम बोलेंगे क्रिस्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ऑक्सीसोम के कण पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम के जो कण दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये कहीं ना कहीं आपने अगर देखा होगा आपके बैडमिंटन का जो बैट रहता है, रैकेट रहता है, उसी प्रकार की संरचना रहती है ये, है ना। ये ऑक्सीसोम रे, इसमें F1, F0, F2 कण, जिसे फर्नांडिस मोरान कण, F1 कण को बोला जाता है, ये यहीं पाए जाते हैं, है ना। अगर आप बात करें थोड़ी सी इसके अंदर की, ये देखिए F0, F1 कण भी आपको दिखे, ऑक्सीसोम भी पाया जाता है। अगर
देखा जाए तो खोज की बात करें तो खोज इसने अल्टमान ने सबसे पहले इसकी खोज की, क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। माइटोकार्डिया नाम अगर बात करें तो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल बेंडा ने इसका नाम दे दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कीटों की पेशी कोशिकाओं से सबसे पहले माइटोकार्डिया को खोजा था। फ्लेमिंग भी आए थे, फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? फाइला। क्या नाम बोलते हैं इसे? कोशिका का पावर हाउस। अब अगर हम बात करें तो ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण या छड़ों के रूप में भी पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे सूक्ष्म कण भी बोल सकते हैं। देखिए रैकेट के आकार की संरचना है, जो हेड, पेडिकल और बेस के रूप में बटी हुई। ये क्रिस्टी इस प्रकार की संरचना रहती है जिसमें F1 कण रहते हैं, ठीक है। यही वही स्थल है ऑक्सीसोम, जहां एटीपी का निर्माण होता है। साथ में एक क्रिस्टी देख लेना। इसके बाद में जो मैट्रिक्स जो संरचना है, जो हम ले दे के रटते हैं कि क्रेब्स साइकिल का निर्माण मैट्रिक्स में होता है, तो दोस्तों ये जो द्रव्य लायक जो संरचना है मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? क्रेब्स साइकिल का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल की जो अभिक्रिया है यहाँ पूर्ण होती है। अब अगर समझा जाए तो डीएनए है, इसमें राइबोसोम के कण है, खुद का एटीपी जनरेट होता है, तो क्या हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन नहीं बोल सकते? जी हाँ, इस अर्ध स्वायत्त शासी ऑर्गन हो सकता, होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोटीन निर्माण के लिए केंद्रक की आवश्यकता होती है ना। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, अर्थात ये स्वयं का काम कर सकता है। अगर आप क्या कार्य करता है? तो ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ऑक्सीकरण का कार्य करता है ना। कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पत्ति होती है। अब अगर बात की जाए, हमने अभी पढ़ाया था इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकार्डिया में क्या पाए जाते? 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते, तो इसको बहुत याद रखना। अब हम बात करें राइबोसोम की, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? राइबोसोम को क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये हमेशा दो पार्ट में विभाजित, ये किससे बनेगा? एक तो आरएनए से प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का निर्माण होता है। अब इसको घनत्व और आकार के आधार पर अवसादन गुणांक के भी हम नाम सुनेंगे, कहीं ना कहीं से श्वेतबर्ग यूनिट भी बोलेंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार का, 70 80 क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तो अगर इतिहास की बात की जाए तो जॉर्ज पेलाडे ने सबसे पहले राइबोसोम की संरचना बताई, है ना। क्लाउडे भी इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में चिपके रहने की वजह से इसे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोला जाता है। 70 और 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अवसादन गुणांक, एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट, है ना। अब किस प्रकार से हम किसको किस प्रकार से बांटेंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। जो सब बच्चों की सबसे ज्यादा मांग रहती है कि ये सर 70 50 प्लस 30 में किस प्रकार से बटा है। हमने सब जगह इसको रटा ही है कि 50 प्लस 30 ये क्या है? ये घनत्व और आकार के आधार पर बटा है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये 50 क्या है? ये आरएनए है, और ये 30 को हम समझ सकते हैं प्रोटीन। ये प्रतिशत में भी हम समझ सकते हैं कि जो आरएनए है, अगर 70 की मैं बात करूंगा तो 50% के समथिंग इसमें आरएनए प्रेजेंट होगा और 30% के समथिंग इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये 2:1 के डिवीजन में रहता है ना। इसको अगर अनुपात में देखें, इसी प्रकार 80 की भी अगर बात की जाए तो वो भी 60 प्लस 40 के रूप में रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। हमने ये तो बात की थी कि जो 70 इस प्रकार का जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका की माइटोकार्डिया और हरित लवक में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात की जाए 80 इस प्रकार का राइबोसोम, 80 इस प्रकार का राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और साथ में अगर बात की जाए तो 30 और 50 की सब यूनिट में, इसी प्रकार 80 40 और 60 की सब यूनिट में, 70 इस प्रकार का राइबोसोम के
आरएनए में 3 अणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार से HCS में 4 अणु पाए जाते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो अवसादन गुणांक 70, इसी प्रकार अवसादन गुणांक 80 होगा। ये सबसे ज्यादा नीट में इस प्रकार का, ये जो वर्ग 1 की जो अगर आप सेट की एग्जाम की तैयारी, तो इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि 55S प्रोटीन पाया जाएगा जिनमें 34 बड़ी और 21 छोटी सब यूनिट रहेगी। इसी प्रकार 80 की बात करें तो 73 अणु प्रोटीन के होंगे, 40 बड़ी उपिकाएं होंगी, 33 छोटी उपिकाएं होंगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखी जाए 70S में एंटीबायोटिक प्रोटीन के उत्पादन को रोकते हैं, लेकिन यह संश्लेषण का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें वैक्यूल, जो ये सिर्फ कहाँ पाई जाएगी दोस्तों, ये वैक्यूल हमेशा यूकेरियोटिक कोशिका में छोटी सी, और प्रोकैरियोटिक जो यूकेरियोटिक कोशिका की जो प्लांट सेल रहेगी उसमें बहुत बड़ी पाई जाएगी। जंतु कोशिका में नॉर्मली छोटी पाई जाती है वैक्यूल, लेकिन प्लांट सेल में 90% आकार को घेरे होती है। इसी वजह से हम अंतर में देखते हैं कि जो वैक्यूल में जो केंद्र, जो प्लांट सेल में जो केंद्रक है वो किनारों पर पाया जाता है। क्योंकि इसमें वैक्यूल बड़ा पाया जाता है। हाँ, ये क्या कार्य करता है? ये रसदानी या रिक्तिका भी कहते हैं। ये क्या है? खाद्य पदार्थ के संचय के रूप में अगर बात की जाए तो खोज किसने की? देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल का जो बाहरी पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट की खोज पूछी गई थी। टोनोप्लास्ट की खोज होती है डिवरिच के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आती है, जिस प्रकार से हमने जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से पढ़ा है, उसी प्रकार से प्लांट सेल में लवक पाए जाते हैं। लवक या प्लास्टिड जिसे बोल सकते हैं। प्लास्टिड क्या कार्य करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के रूप में, कलर के रूप में, है ना, रंगहीन, रंगीन, इसको हम 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक कलरफुल होंगे, अवर्णी लवक कलरलेस होंगे, हरित लवक हरे प्रकार का रहेगा। हरित लवक के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और खाना बनाता पौधों में जो फूड का जो निर्माण होता है, इसी वजह से इसे रसोई घर बोला जाता है ना। अगर हम बात की जाए क्लोरोफिल की, तो जो क्लोरोफिल है उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी कि ये जो छोटे छोटे आपको सिक्के के रूप में जो संरचना दिख रही है, इसे हम बोलेंगे थाइलेकाइड। जब ये थाइलेकाइड एक सिक्के का ढेर बना देंगे तो उसे हम बोल देंगे ग्रेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा प्रकाश संश्लेषण में। आपसे बोलेंगे प्रकाश की अभिक्रिया कहाँ होगी, तो आपको बताना पड़ेगा थाइलेकाइड ग्रेना कहाँ है, तो ये यहीं होंगी। बोलते अंधकार अभिक्रिया कहाँ, तो स्ट्रोमा कहाँ है, तो ये आपको ये याद रहना चाहिए। स्ट्रोमा कहाँ है, थाइलेकाइड कहाँ है, ग्रेना ये वाली आउटर मेम्ब्रेन। इस प्रकार की जो संरचना रहती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ होती है। ये भी 2 पार्ट में विभाजित होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, 2 परतों में मिलकर बना है। ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, क्योंकि इसमें भी स्वयं का डीएनए पाया जाएगा, स्वयं के राइबोसोम और प्रोटीन का निर्माण होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप बात करें, विलियम शिम्पर ने सबसे पहले हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। इसी प्रकार जो स्टारबर्गर है उसने इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। ये आपको बताएं सही कि क्लोरोप्लास्ट है जो हरे प्रकार का जो होता है प्रकाश संश्लेषण में। क्रोमोप्लास्ट है जो रंगीन प्रकार का होता है ना। जैसे हम फल फ्रूट खाते हैं तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि टमाटर में लाइकोपिन, है ना। इस प्रकार की जो संरचना है, इन संरचनाओं से हम क्या ये समझ सकते हैं कि प्लांट सेल और जंतु सेल में क्या क्या पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता। तो इसी प्रकार हम छोटा सा देख सकते हैं कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इसमें क्या अंतर होना चाहिए। तो देखिए, कोशिका भित्ति जंतु सेल में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है। यहाँ झिल्ली पाई जाती है, भित्ति एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका केंद्रक के मध्य में होता है, यहाँ किनारे पर होता है। क्योंकि हमने वैक्यूल पढ़ा है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, इसके लिए हमने 3 मॉडल पढ़े हैं, ठीक है। रॉबर्टसन इकाई झिल्ली मॉडल जिसे बोला, ठीक है। हरित लवक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन उसमें
पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है। तारकाएं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोस होते हैं, ये जंतु कोशिका में स्पेशली पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ तारकाएं अनुपस्थित होता है। रिक्ति अगर देखा जाए तो छोटी आकार की या बड़ी आकार की रिक्ति पाई जाती है भोजन संग्रह के रूप में। लाइसोसोम उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं? हाँ जी दोस्तों, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाएंगे, इधर लाइसोसोम अनुपस्थित होंगे। अगर और भी देखा जाए तो इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचलन जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसमें संचरण स्टार्च के रूप में होता है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आप में एक चीज और इसमें अगर बता दे तो इस प्रकार से आज के लिए काफी है। इस प्रकार से ये हमारा सेल वॉल, जो हमारा पूरा सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल, जंतु सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम अच्छे से अंतर देख सकते हैं। इसका वीडियो जो पीडीएफ है शिखर एकेडमी के टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ में। जय हिंद।